हेलो एंड वेलकम। आपका नेक्स्ट लेक्चर है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए, और ये वीडियो उसके लिए है जो कि एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हैं, उनको जस्ट एक रिवीजन चाहिए, या फिर उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा RDS में और में प्लास्टिक गेज में क्या क्या इंक्लूडेड है और उसकी कंटेंट क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा RDS और इलास्टिक एज। तो RDS में हम पहले चल जाते हैं। तो RDS बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, जिसका मतलब ये है कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस है जो कि SQL एज अ क्वेरी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब हम लोग उसमें डेटाबेस डाल सकते हैं। ये हमें मैनुअली करना पड़ता है, या फिर हम RDS का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले से एक हमारा RDS इंस्टेंस क्रिएट कर देगा जिसमें RDS रहेगा। तो RDS किस किस डेटाबेस को सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है आपके PostgreSQL के लिए, MySQL के लिए, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL सर्वर और Aurora। ठीक है। इसमें से ऑरोरा AWS की अपनी डेटाबेस सर्विस है, अपनी डेटाबेस है, अपना डेटाबेस है। तो इसका थ्रूपुट काफी अच्छा है। इसका थ्रूपुट काफी अच्छा है। वैसे इस हाईली स्टेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट रिलायबल में PostgreSQL आता है, बट ऑरोरा की बहुत सारी खासियत है जिसको हम अगले भाग में इसी लेक्चर में अगले भाग में भी देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं RDS के बारे में। तो RDS आप अपने डेटाबेस को मैनुअली अपने इंस्टेंस में डाल दो, EC2 इंस्टेंस में डाल दो। तो इससे ज्यादा बेनिफिट हमें डायरेक्ट RDS इंस्टेंस क्रिएट करने में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AWS बहुत सारी अच्छी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो आपके लिए ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग कर देगा। जब भी आपके OS में अपग्रेड करना हो या फिर पैचिंग करनी हो तो वो खुद कर देगी, आपको कोई झंझट नहीं है। आप बस बैकअप और रिस्टोर की टाइमिंग बता दो, वो आपके लिए बैकअप कर देगा। आप रीड रेप्लिकास बना सकते हो, मतलब एक ही डेटाबेस को प्रॉपर बांट सकते हो, अलग अलग जगह में डाल सकते हो, जिससे भी आप ज्यादा मल्टीपल रीड कर पाओ, जो जिससे कि आपका रीड परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होता है। ठीक है। आपके पास स्केलिंग कैपेसिटी है, आप अपनी स्टोरेज के हिसाब से अपने डेटाबेस को से रीरेप्लिका बनाया तो हमने अलग अलग रेप्लिकास बना लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए काम आ गया। वर्टिकल स्केलिंग में हम अपने डेटाबेस, सपोज हमारा 10 GB है, 10 GB से 64 GB तक आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास एक मेंटेनेंस विंडो है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब जो भी कस्टम रिक्वायरमेंट है, जो हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उस चीज़ों को हम चेंज कर पाते हैं। तो ये सब सर्विसेज हमें AWS खुद से करके दे देता है। आपको ना पैचिंग करने की जरूरत है, ना प्रोविजन करने की जरूरत है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा चीज देख लेते हैं, वो है बैकअप। बैकअप में हमने देखा कि हमें एक प्रॉपर मेंटेनेंस विंडो मिलता है जहाँ पे हम पूरे दिन का बैकअप ले सकते हैं। हमारे पास ट्रांजैक्शन लॉग्स के भी बैकअप हो सकते हैं जो कि हम लास्ट 5 मिनट के अंदर ले सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं। हमारा आखिरी 5 मिनट में जो भी हमने काम किया वो हम एज अ बैकअप ले सकते हैं। और हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज रिटेंशन पीरियड होता है कि हम इस रिटेंशन कब कितने टाइम समय तक हम इसे रिटेन करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम जो लेता है मेरा RDS वो है 7 दिन का, जो कि आगे बढ़ के 35 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम रिटेंशन पीरियड में जाके मैनुअली अगर 0 लिख देते हैं रिटेंशन डेज की जगह में, तो ये रिटेंशन नहीं करता है। ठीक है। तो वो डिफॉल्ट क्या होता है कि खराब हो जाता है, बट हम बाय डिफॉल्ट हम 7 रखते हैं एज रिटेंशन पीरियड। तो हमें ये मदद करता है। और बैकअप्स लेने के लिए हम लोग डेटाबेस के स्नैपशॉट ले सकते हैं, जो कि एक मैनुअल बैकअप डेटाबेस लेने का तरीका हो गया, जो कि आप जितने समय तक रख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट में आ जाते हैं जो कि RDS के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहला चीज वो है कि रीड रेप्लिकास। तो रीड रेप्लिकास का काम क्या है और ये कितने कितने बना सकते हैं? ठीक है। तो रीड रेप्लिकास हम बना सकते हैं RDS में 5। ठीक है भाई। जब जाके हम ऑरोरा में जब देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, हम अराउंड 15 रीड रेप्लिकास बना सकते हैं। तो रीड रेप्लिकास बनाने का मतलब ये है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि रीड रेप्लिकास को हम विद इन एजी, सपोज दो एक रीजन का है, ठीक है, इज E1 बी इन रीजन 2। ठीक है। तो हम विद इन इजी रीड रेप्लिकास बना सकते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग विद इन एक डिफरेंट इंटर इजी बना सकते हैं, या फिर हम लोग विद इन रीजन बना सकते हैं इजी रीड रेप्लिकास को। तो रीड रेप्लिकास का मतलब ये है कि सपोज अगर आपका एक एप्लीकेशन काम कर रहा है, ठीक है, सपोज एक आपका एप्लीकेशन का मेन डेटाबेस है जहाँ पे रीड राइट होता है, और ये मेन आपका एप्लीकेशन जो कि इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन एक एक एप्लीकेशन का एक सर्टेन पॉइंट है जो कि सिर्फ रीड करके कुछ डेटा आप यूजर्स को देता है, तो आप क्या कर सकते हो एट सर्टेन पॉइंट कि आप इसी का एक रीड रेप्लिका बना सकते हो जो कि सिर्फ रीड के लिए ही काम आएगा। रीड का मेरा मतलब, रीड बोलने से मतलब ये है कि आप सिर्फ उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट करके कुछ चीजों को फेच कर पाओगे। ठीक है। तो आप अपने एप्लीकेशन में अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को इस हिसाब से बनाना है। आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को इस हिसाब से बनाओगे कि अच्छा, आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को
कनेक्शन स्ट्रिंग को इस हिसाब का बनाओगे कि ये आपके रीड रेप्लिकास को कनेक्ट करे, उसको उसको इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो इसका इसका एक यूज केस देखते हैं हम। ठीक है, यूज केस आपका यही होगा कि सपोज आपका एक एप्लीकेशन है सपोज ये आपका एप्लीकेशन है और उसी एप्लीकेशन की एक रिपोर्टिंग टूल है। ठीक है, तो जब आपकी एप्लीकेशन ये मेन डेटाबेस बात करेगी, उसी समय एक रीड रेप्लिकास आप क्रिएट कर लो। ठीक है, एक रीड रेप्लिकास क्रिएट कर लो जो कि आपके रिपोर्टिंग डेटाबेस को रीड करने में काम आएगी, और तब आपका ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, तो हम ये जान लेते हैं कि अगर आपका एक रीजन है और आपके रीड रेप्लिकास भी वहीं पे बन रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग कुछ नहीं है। बट वही चीज़ अगर आपकी मेन डेटाबेस यहाँ पे और आपका रीड रेप्लिकास यहाँ बन रहा है, दूसरे एरिया में बन रहा है, तो आपको कुछ कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ठीक है, आपको कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और एक ये जो मास्टर से मेरा रीड रेप्लिकास बन रहा है, ये बेसिकली असिंक होता है। असिंक का मतलब ये है कि आपका जो भी डेटाबेस क्रिएट होगा वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर एक चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है उस टाइम पे, और उस टाइम आप रीड कर रहे हो तो अगर आपको नहीं दिख रहा है, बट जब ये अपडेट हो जाए तो दोनों में इकट्ठे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा मल्टी एजी, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मल्टी एजी और रीड रेप्लिकास में फर्क यही है कि रीड रेप्लिकास में हम एक रीड रेप्लिका बना रहे हैं, मतलब एक मेरा मेन डेटाबेस है, उसी का एक रीड रेप्लिका जिसमें हम सिर्फ रीड कर पाए। ठीक है, बट जब हम मल्टी एजी की बात करते हैं, मल्टी एजी का मतलब ये है कि एजी मल्टी एजी मतलब कि हम क्या करेंगे, सपोज ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन है। ठीक है, वन अवेलेबिलिटी जोन 1B। तो हम क्या करते हैं कि सपोज मेरा प्राइमरी डेटाबेस अवेलेबिलिटी जोन ए में है। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी डेटाबेस है जहाँ पे मेरा मेन एप्लीकेशन काम करता है, हिट करता है इस जगह को। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंड बाई डेटाबेस को रखेंगे। तो अगर कभी भी कोई चांस है मेरा, सपोज नेटवर्क लॉस हो गया या फिर मेरा अवेलेबिलिटी जोन खराब हो गया, सपोज ये मेरा एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क लॉस हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे फेल ओवर सिचुएशन होते हैं जो कि मेरी डेटाबेस को प्राइमरी को बंद कर देगा, तो प्राइमरी क्या करेगा, ये स्टैंड बाई को ले लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सिंक होता है, मतलब अगर आपको जो भी आपके डेटाबेस में जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर उस समय ही सिंक होके आपके स्टैंड बाई को भी रिफ्लेक्ट करेगा। और कभी कभी तो हम मैनुअल फेल ओवर भी करते हैं, बट ये आपको नहीं दिख रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट होता यह है कि अगर आपका ऑटोमेटिक फेल ओवर होता है तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसके एसएनएस का इस्तेमाल करो, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस का, जो आपको मेल में बता दे कि आपका सपोज प्राइमरी जो डेटाबेस है वो फेल हो गया है, हम स्टैंड बाई में इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी एजी का कंसेप्ट। तो हम लोग मल्टी एजी और रीड रेप्लिकास को एक साथ काम करवा सकते हैं। और एक बात ये है कि अगर मेरा स्टैंड बाई दूसरे जोन में क्रिएट हो रहा है और मेरा प्राइमरी डेटाबेस आरडीएस एक दूसरे में क्रिएट हो रहा है, तो इनके लिए जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इंस्टेंस के तो आईपीस अलग है। तो हमें एप्लीकेशंस में हम आईपी अगर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अगर मेरा सपोज ये फेल हो गया तो ये बार बार तो यहाँ हिट कर रहा है, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग आईपीस का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इस्तेमाल करते हैं समथिंग कॉल्ड एज कैनोनिकल नेम व्हिच इज कॉल्ड एज सीनेम। ये जैसे डीएनएस होता है कि हम वेबसाइट की आईपी को नहीं कॉल करते, हम बेसिकली एक नाम को कॉल करते हैं। तो हम अगर सीनेम इस पे कॉन्फ़िगर करें, सीनेम इस पे कॉन्फ़िगर करें, तो जब भी कोई दिक्कत हो तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई को एज अ प्राइमरी सर्विस बना ले। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात मैं कर लेता हूँ, मैनुअल फेल ओवर हम लोग कर सकते हैं। सपोज आपके एप्लीकेशन में ऑरेकल 3.4 है और ये बाद में 3.5 करना है आपको। तो आप क्या करोगे कि आप उसको अपग्रेड करोगे कब, आपके मेंटेनेंस विंडोज में, जो कि रिकमेंडेड है। अगर आपका मेंटेनेंस टाइम सपोज रात को 2 या 3 बजे के करीब में, तो आप उसको उस समय अपग्रेड करोगे। तो उस समय आप क्या करते हो कि आप अपनी प्राइमरी को बंद कर देते हो, और आपको अगर सर्विस देनी है तो वो स्टैंड बाई को प्राइमरी बना के सर्विस देता है। फिर आप उसको 3.4 से 3.5 में कन्वर्ट करो अपने मेंटेनेंस विंडोज में, और उसके बाद आप फिर से काम कर सकते हो। तो ये हम कभी कभी मैनुअली भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं इंक्रिप्शन के बारे में। तो ये मेन फंडा हो गया, रीड रेप्लिकास मल्टी एजी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंक्रिप्शन में। तो इंक्रिप्शन में मेरा डेटाबेस है, अगर डेटाबेस पड़ा हुआ है तो एड्रेस है, एड्रेस पड़ा है, तो हमें पता है कि एड्रेस में हम लोग एडब्ल्यूएस में केएमएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें सब इंक्रिप्शन देगा, जिसको हम कहते हैं एज 256 इंक्रिप्शन, जो कि आप हमारे सिक्योरिटी वाले लेक्चर्स पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपका डेटाबेस पे डेटा आ रहे हैं, मतलब इनफ्लाइट डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है, तो हम एसएसएल का सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं। और इसको इनेबल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि पोस्टग्रे में आप क्या करो कि आरटीएस को बोलो कि फोर्स करो कि आरटीएस फोर्स प्लीज डू एसएसएल को एक्टिव कर दो। मतलब ये पोस्ट SQL में होगा और MySQL में आप ग्रांट करते हो, ग्रांट यूजेज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। एड्रेस डेटाबेस में आपके पास ओरेकल में और एमएस एसक्यूएल सर्विस में समथिंग कॉल्ड ट्रांसपेरेंट और डेटा इंक्रिप्शन भी होता है, ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इंक्रिप्शन के बारे में। तो इंक्रिप्शन में आप ये समझ जाओ कि अगर आपका डेटाबेस आरडीएस इंस्टेंस डेटाबेस जो है कि अगर इनक्रिप्टेड है तो आपका डेटाबेस भी इनक्रिप्टेड होगा। मतलब आप अगर स्नैपशॉट लेते हो इनक्रिप्टेड आरडीएस डेटाबेस का तो वो भी इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, तो आप क्या करो बेसिकली, अगर आपको इनक्रिप्टेड करना ही है तो आप क्या करो कि अपनी कॉपी ले लो स्नैपशॉट की। ठीक है, फिर आप सपोज ये अनइनक्रिप्टेड है, ये अनइनक्रिप्टेड है, आप इसकी कॉपी ले लो, आप इसको फिर इनक्रिप्ट कर दो, फिर इनक्रिप्ट करके आप अपने एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल कर लो, डाल दो और आप पुराने वाले को हटा दो। तो इस तरीके से आप अपने अनइनक्रिप्टेड आरडीएस डेटाबेस को इनक्रिप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉगिन की। तो हमारे पास पहले आता है नेटवर्क। तो हमने कहा कि ये मेरा डेटाबेस क्या है, इंस्टेंस है। ठीक है, मतलब कि डेटाबेस अंडर द इंस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंस्टेंस है तो क्या हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं, आप इस पे एसएसएच नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं कि इसको ये रिकमेंडेड भी है कि ये प्राइवेट सबनेट में रहे। एक्सपोज करना इट्स रिस्की थिंग, रिस्की थिंग एंड बैड थिंग भी है, तो आप नहीं करोगे। ठीक है, और दूसरी बात, आप अगर इसकी जो प्राइवेट सबनेट जो भी करना है आप सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे आप अपने इंस्टेंस के लिए करते हो। एक्सेस के लिए आप आईएम पॉलिसीज में डिफाइन कर दो। अच्छा, आप आईएम पॉलिसीज में डिफाइन कर दो कि आपको आरटीएस को इंस्टेंस को इस प्रिविलेज के साथ एक्सेस करना है। आप यूजर नेम पासवर्ड के साथ अपने आपके स्क्रीन में दिखेगा, यूजर नेम पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। आईएम बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो आरटीएस माईसीक्वल के लिए और पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप अपने पोर्ट देखो, आप आईपी देखो, आप सिक्योरिटी ग्रुप्स को देखो। यूजर क्रिएशन आपका काम है, परमिशन करना या फिर इसको मैनेज देना आपका काम है। ठीक है, पब्लिक के साथ एक्सेस देकर आपको डेटाबेस को एक्सेस देना है, ये आपका काम है। ठीक है, पैरामीटर ग्रुप में क्या जाएगा, ये आपका काम है। ठीक है, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब हम आ जाते हैं ऑरोरा को देखने के लिए। तो यहाँ पे ऑरोरा की बात कर लेते हैं। तो ऑरोरा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आरडीएस का ही पार्ट है ऑरोरा, बट ये एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो यहाँ पे ऑरोरा दो चीज़ों को सपोर्ट करता है, वो है पोस्टग्री और माईसीक्वल। मतलब कि आप इसके ड्राइवर को ऑरोरा के ड्राइवर को इस्तेमाल करोगे सिमिलर सिमिलर फैशन में, सिमिलर मैच में लगे कि ये पोस्टग्री और माईसीक्वल ही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको परफॉर्मेंस मिलता है। जैसे पोस्टग्री में आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपका 3 गुना बढ़ जाता है और माईसीक्वल के लिए 5 गुना बढ़ जाता है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि ये काफ़ी क्लाउड नेटिव होता है। ये बेसिकली मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी क्लाउड नेटिव होता है। इससे होता क्या है कि अगर आपका फेल ओवर भी होता है, ठीक है, अगर आपका प्राइमरी डेटाबेस है, ये अगर फेल ओवर होता है, स्टैंड बाई में भी जाता है, तो रेप्लिकेशन लैग बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अराउंड 10 मिली सेकेंड्स, अबाउट 30 सेकेंड्स के अंदर आपका स्टैंड बाई को प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बहुत फास्ट है। ठीक है, और इसकी आप अगर ये तो हुई मल्टी ईजी वाली बात यार, स्टैंड बाई के बारे में बात। अगर हम रीड रेप्लिकास की बात करें तो ये अराउंड 15 रीड रेप्लिकास दे सकते हैं। ठीक है, आपका इवन स्टोरेज, आपका स्टोरेज जो है वो अराउंड 16 अराउंड 10 जीबी से बढ़ा के अब 64 टीबी तक, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज भी बढ़ जाएगी। तो आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज ये सेल्फ हीलिंग भी करती है। मतलब कि अगर आपका किसी कारण से आपका नेटवर्क या कुछ भी चला जाता है तो ये बार बार उसको हिट करता है, और जब भी सिस्टम ठीक हो जाती है तो वो खुद से वापस अपने पुराने वाले में आ जाती है। खुद की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। ठीक है, आपका जो डेटा आप एक बार रीड राइट करोगे तो वो अराउंड 6 जगह में आपके 6 कॉपीज बनते हैं उसके। आपके 6 कॉपीज बनते हैं, आपके 6 कॉपीज बनते हैं और ये 3 3 ईजी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जिसमें कि 4 कॉपीज आप राइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और 3 कॉपीज आप रीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्टोरेज जो है वो अराउंड 100 वॉल्यूम्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फास्ट करते हैं, बहुत तरीका है, बहुत सही चीज़ है ऑरोरा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक काम कैसे करती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपके पास स्टोरेज है जो कि एक्सपैंडिंग इन नेचर है। आपकी 10 जीबी से सपोज ये बढ़ेगी 64 टीबी तक। आप इस पे पेयरिंग, आपका सेल्फ हीलिंग है, आप रेप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास आपका मेन डेटाबेस है, ये आपका मेन डेटाबेस हो गया। ठीक है, मेन डेटाबेस को लिखते हैं राइटर एंड पॉइंट। ठीक है, तो राइटर एंड पॉइंट आपके पास मेन एक्सेस रीड राइट कर सकता है, और आपके पास उसी हिसाब का रीड रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हो, जिस पे भी आप ऑटो स्केलिंग लगा सकते हो, कर सकता है, ये पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो ऑसम हो गया, राइट। तो आप उस पर ऑटो स्केलिंग लगा सकते हो, मतलब कि आप इसमें लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, आप इसको लोड दे दो। तो ये रीडर्स के लिए तो काफ़ी आसान बात होगी कि आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हो।
ठीक है, ये रीडर एंड पॉइंट हो गया और ये आपका सपोज क्लाइंट। तो क्लाइंट की तो पावर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलग हमारी कंसेप्ट में, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज के बारे में जानना यहाँ पे सेम है, एट रेस्ट में आप सेम एट रेस्ट सेम चीज बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एट रेस्ट में अराउंड वो 256 एईस इंक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, किसके द्वारा, AWS केएमएस आपको दे देगा। ठीक है, और फिर सिमिलरली आप एट एट फ्लाइट पे आप SSL का इस्तेमाल कर लो सिमिलरली। तो यहाँ पे और दो चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ऑरोरा सर्वरलेस, ये एग्जाम में पूछा जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, और ऑरोरा ग्लोबल, जैसे इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं साइड मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को आपको डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो ऑरोरा सर्वरलेस में होता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस आपके लिए क्लाइंट जो है वो एक प्रॉक्सी फीड बना देता है। प्रॉक्सी फीड का मतलब है ग्रुप ऑफ इंस्टेंस, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस डेटाबेस पे काम हो, तो आपको वो डेटाबेस क्रिएट करते जाएगा। आपका एक शेयर्ड स्टोरेज वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम्स डिवाइडेड है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपका डेटाबेस क्रिएट होते जाएगा, अगर कम पड़ती है तो कम हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि आपको जब अगर आपको पता ना हो, आपकी आपकी जो काम है वो अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड हो या फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या फिर इंटरमिटेंट वर्कलोड हो, तो आप इस्तेमाल करोगे ऑर्डर सर्वरलेस का। बात आते हैं ग्लोबल डेटाबेस में, तो ग्लोबल में आप एक प्राइमरी रीजन डिफाइन कर देते हो, एक प्राइमरी रीजन होता है और बहुत सारे सेकेंडरी रीजन आप डिफाइन कर सकते हो, अप टू 5 सेकेंडरी रीजन आप डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका रेप्लिकेशन लैग बहुत कम होता है, आपका रेप्लिकेशन लैग बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी अपने डेटाबेस को किसी दूसरे रीजन में प्रमोट करना हो तो आप बहुत आराम से कर पाओगे, आपको कोई समय नहीं लगेगा। तो ये हो गया ग्लोबल ऑरोरा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आ जाते हैं, वो है इलास्टिक केज के ऊपर। इलास्टिक केज को हम देखेंगे और डिफाइन करेंगे।